देखिए बच्चों, ये एक प्लैनेट है, ठीक है। प्लैनेट का मास m है और रेडियस r है। लास्ट क्लास में एस्केप वेलोसिटी के ऊपर डिस्कशन हो रहा था, ठीक है। अब एस्केप वेलोसिटी को कैसे डिफाइन किया गया था कि प्लैनेट के सरफेस पे किसी भी ऑब्जेक्ट को कितनी मिनिमम वेलोसिटी दी जानी चाहिए कि वो उस प्लैनेट के इन्फ्लुएंस से हमेशा के लिए चला जाए, है ना। मतलब इट शुड एस्केप द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द प्लैनेट और खुद से कभी वापस ना आ पाए, है ना। तो दैट मीन्स उसे इन्फिनिटी पे भेजना है। एस्केप द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द प्लैनेट का मतलब है कि किस पॉइंट पे वो प्लैनेट के फील्ड जीरो हो जाएगी। किस पॉइंट पे फील्ड जीरो होगी? एसेंशियली स्पीकिंग आप इन्फिनिटी। जानते हैं इन्फिनिटी पे ही फील्ड जीरो होती है। तो इनफाइनाइट पे भेजना है ना, तो उसे हम कहेंगे एस्केप वेलोसिटी। कितनी मिनिमम रफ्तार दी जानी चाहिए, ये लास्ट क्लास में मैं एक्सप्लेन कर दिया था, आपने शायद डेफिनेशन भी लिख ली होगी, है ना। तो नहीं सर, चलिए अब, हाँ तो सर अब, एक्सप्लेन नहीं करा था आपने। अच्छा मैंने लिखा था, ठीक और है। सिर्फ लिखा आपने भी नहीं था, डेफिनेशन भी नहीं लिखा। और लिखा भी नहीं था। इट्स ओके, इट्स ओके। चलिए यहाँ देखो, मान लीजिए प्लैनेट है, प्लैनेट का मास m है और रेडियस r है, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट है जो प्लैनेट के सरफेस पे रखा हुआ है, ठीक है, उसका मास है स्मॉल m। अब हम क्या करते हैं कि इसको कुछ मिनिमम रफ्तार ve देते हैं। ve स्टैंड्स फॉर एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी को ve से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ से मिनिमम कितनी रफ्तार दी जानी चाहिए कि ये इन्फिनिटी पे ही चला जाए। इन्फिनिटी पे चला जाएगा तो बताइए पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? जीरो, है ना। इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो हो जाएगी क्योंकि पोटेंशियल ही जीरो हो जाएगा, है ना। पोटेंशियल एनर्जी इंटरैक्शन के कारण आती है और इंटरैक्शन तो अब खत्म हो जाएगा क्योंकि फील्ड से आप जा चुके हैं, है ना। अगर फील्ड से जा चुके हैं दैट मीन्स इंटरैक्शन इज ओवर। तो पोटेंशियल एनर्जी इन्फिनिटी पे जाके जीरो हो जाएगी और काइनेटिक एनर्जी भी हमें जीरो करनी है भाई। हमें तो बस इतना मिनिमम रफ्तार देनी है, हमें बहुत ज्यादा नहीं देनी है कि इन्फिनिटी पे जाने के बाद भी उसके पास रफ्तार बची रहे। हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि कितनी मिनिमम रफ्तार दी जाए कि बस पहुंचा दे। जैसे मैक्सिमम हाइट तक पहुंचाते हैं ना कि वहां पर जाके रफ्तार जीरो हो जाती है, वैसे ही उस तरीके से यहाँ पर जो मैक्सिमम हाइट है वो है इन्फिनिटी, वहां तक पहुंचाना है, वहां काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी, ठीक है। तो बस वी विल बी कंजर्विंग एनर्जी, है ना, एनर्जी कंजर्व कर देते हैं सरफेस पे और इन्फिनिटी पे। सरफेस पे और इन्फिनिटी पे आपको एनर्जी कंजर्व करना है। बताइए सरफेस पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी? के क्यूब बताओ। आया m तो मल्टीप्लाइड माइनस बाय जी एम आया। m मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल लिखेंगे। सरफेस पे पोटेंशियल कितना होता है? माइनस का gm बाय r प्लस, अब आपने यहाँ पे कुछ काइनेटिक एनर्जी दे दी हाफ m ve स्क्वायर, है ना। ये तो हो गई पोटेंशियल एनर्जी सरफेस पे, ये हो गई काइनेटिक एनर्जी सरफेस पे, दोनों का सम कंजर्व रहेगा। इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी? इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी? जीरो। और जीरो। काइनेटिक में कितनी जीरो। हो जाएगी? जीरो, खत्म। m जीरो। से m तो चला ही गया, स्मॉल m से स्मॉल m कैंसिल आउट हो जाता है और यहाँ से एस्केप वेलोसिटी की जो वैल्यू आती है वो आ जाती है अंडर रूट में 2gm/r, ठीक है। एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या बन जाता है? अंडर रूट 2gm/r, इंपॉर्टेंट, अंडर रूट में 2gm/r, ठीक है। m स्टैंड्स फॉर, यहाँ पर m किसका मास है? मास ऑफ प्लैनेट है और कैपिटल आर क्या है? रेडियस ऑफ प्लैनेट है, रिमेंबर। तो इसका मतलब है कि एस्केप स्पीड की वैल्यू जो है या एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू है वो ऑब्जेक्ट के मास के इंडिपेंडेंट है ना। इट डज नॉट डिपेंड अपॉन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के ऊपर नहीं है। अगर एक गिवन प्लैनेट है तो एस्केप वेलोसिटी उसके प्लैनेट के पैरामीटर से डिफाइंड है ना। जी तो कांस्टेंट है, एम मास प्लैनेट का है, रेडियस भी प्लैनेट का है, ठीक है ना। तो ऑब्जेक्ट के पैरामीटर्स के इंडिपेंडेंट है, प्लैनेट के पैरामीटर्स पे डिपेंडेंट है, ठीक है ना। क्या चीज डिपेंडेंट है? एस्केप वेलोसिटी। अब देखो कई बार मास ना देके यहाँ पर, अच्छा हम इसको जी की टर्म्स में भी लिख सकते हैं। आप जानते हैं सरफेस पे जी कैसे लिखा जाता है? बोलो, सरफेस पे जी कितना होता है? gm अपॉन जी आर एम बाय स्क्वायर, आर है ना। तो स्क्वायर। gm की वैल्यू आप क्या लिख सकते हो? g इंटू आर स्क्वायर। तो एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अंडर रूट 2g/r, और मास या फिर gm को रिप्लेस कर देते हैं। gm की वैल्यू को क्या लिख सकता हूँ मैं? g इंटू छोटा आर स्क्वायर, है ना। gm को रिप्लेस कर दिया, देखो r से r चला गया तो एस्केप वेलोसिटी की एक और वैल्यू जो है वो आ जाती है अंडर रूट में 2gr। एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू कितनी होती है? अंडर रूट में 2gr। यहाँ पर कितनी है? अंडर रूट 2gm/r। क्लियर एनफ? इतना समझ में आ गया है? ve स्टैंड्स फॉर अंडर रूट 2gm/r एंड दिस ve इज 2√2gr। g क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी
एट द सरफेस ऑफ प्लैनेट, प्लैनेट के सरफेस पे जो जी की वैल्यू है उसको हम कहेंगे छोटा जी, ठीक है। कभी कभी डेंसिटी की टर्म्स में भी हमें एक्सप्लेन करना होता है, इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी। बताइए डेंसिटी की टर्म्स में मैं कैसे लिख सकता हूँ? आप जानते हैं डेंसिटी बराबर क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम, 4/3 πr³ तो मास को आप रो रिप्लेस इनटू कर देना हेक्टोपास्कल। डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। तो देखो कितनी वैल्यू आ जाएगी, एस्केप स्पीड की वैल्यू कितनी हो जाएगी? √2 gm, m हो गया 4/3 πr³ मल्टीप्लाइड बाय, बताओ √2 gm/r है ना, अपॉन में r चला जाएगा, क्या बचेगा? वैल्यू क्या आ जाएगी? बोलिए एस्केप स्पीड की वैल्यू कितनी आ जाएगी? एस्केप स्पीड विल कम आउट टू बी √ में 8/3 पाई। देखो 8/3 पाई हो गया, रो आ जाएगा, जी भी आ जाएगा और आर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है ना। 8/3, क्यों देखो एक आर से एक r³ कैंसिल आउट हो जाएगा, आर स्क्वायर बचेगा। तो इनफैक्ट एस्केप वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √ में रो इंटू आर स्क्वायर। इसकी प्रोपोर्शनलिटी याद होनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ बस मास को रिप्लेस करना आना चाहिए डेंसिटी की टर्म्स में, है ना, तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। एस्केप वेलोसिटी जो है वो √रो और आर स्क्वायर पे डिपेंडेंट है, ठीक है। चलिए इसे नोट कर लीजिए, एस्केप वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी। देखिए इसमें पहली चीज तो कह रखी है इट डिपेंड्स अपॉन, अब ये जो सारे एस्केप वेलोसिटी के ऊपर सारे पॉइंट्स डिस्कस कर रहे हैं, इट डिपेंड्स ऑन द पैरामीटर्स ऑफ द प्लैनेट एंड नॉट ऑन द ऑब्जेक्ट। ये एस्केप वेलोसिटी आपने देख लिया, चाहे वो √2 gm/r हो, या फिर √2gr हो, या फिर √8/3 पाई g r² हो, है ना। ये सब फॉर्मूलों में प्लैनेट के पैरामीटर्स पे डिपेंडेंसी है ना। रो भी जो थी वो किसकी डेंसिटी है? रो किसकी डेंसिटी है? रो इज द डेंसिटी ऑफ प्लैनेट, प्लैनेट के जो प्लैनेट अंडर कंसिडरेशन है उसकी डेंसिटी है ना। तो इसके वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन द पैरामीटर्स ऑफ प्लैनेट, प्लैनेट के ऊपर डिपेंडेंट है, ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पर छोटा m कहीं नहीं आ रहा है, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, पहला पॉइंट। सेकंड है however the energy of projection depends on the object to be projected। अब भाई जो escape velocity वो तो डिपेंडेंट नहीं है, लेकिन जो एनर्जी हमें देनी है, क्योंकि वहां पर हमने काइनेटिक एनर्जी दी थी, है ना। पोटेंशियल तो कितनी थी? -gmm/r थी, प्लस हमने कुछ काइनेटिक एनर्जी दी, बराबर क्या हो जाए? 0 हो जाए ना। तो 0 इज द एनर्जी एट इंफिनिटी। तो देखो अपन को क्या करना पड़ेगा, इतनी नेगेटिव एनर्जी थी ना, तो प्लस में हमने काइनेटिक एनर्जी दी जिससे टोटल एनर्जी कितनी हो जाए? 0 हो जाए। तो बताइए काइनेटिक एनर्जी का तो फॉर्मूला ½ mv² है ना। चलो v जो है वो डिपेंडेंट नहीं है प्लैनेट के उस ऑब्जेक्ट के ऊपर, लेकिन काइनेटिक एनर्जी तो मास ऑफ ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करती है ना। तो चाहे एक 1 किलो का ऑब्जेक्ट फेंकिए, चाहे आप एक हाथी को प्रोजेक्ट कर दीजिए, दोनों के लिए जो वेलोसिटी है एस्केप की वो तो सेम है, लेकिन दोनों को एनर्जी अलग अलग देनी पड़ेगी। ½ mv² दोनों का अलग अलग होगा, ठीक है। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे भी डिपेंडेंट नहीं है। मतलब आप प्लेनेट के सरफेस पे हैं, चाहे आप इस ऑब्जेक्ट को वर्टिकली अपवर्ड इस तरीके से फेंकिए, या फिर आप किसी एंगल पे फेंकिए, या कुछ इस तरीके से फेंकिए, किसी भी एंगल पे फेंकिए, थीटा पे डिपेंडेंसी नहीं है। आर यू क्लियर ऑन दिस? थीटा पे डिपेंडेंसी नहीं है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे डिपेंड नहीं कर रहा है एस्केप वेलोसिटी, है ना। नेक्स्ट एक और इंपॉर्टेंट चीज, if an object is projected with a speed greater than the escape speed, एक सेकेंड, भाई आ नहीं रही थी, ऑप्शन ही नहीं आ रहा। थोड़ा सर को होस्ट मत बनाइयो, होस्ट तो ही है सर होस्ट ही नहीं बन सर को रहा। होस्ट मत बनाइयो, हम बस सर को होस्ट मत बनाइयो। चलो फिर से बता दूं। देखिए पहला पॉइंट तो ये बताया था कि ये पैरामीटर्स ऑफ प्लैनेट पे डिपेंडेंट है, ऑब्जेक्ट पे नहीं। मतलब ऑब्जेक्ट का मास फॉर्मूले में नहीं आ रहा है। देखो एस्केप स्पीड का फॉर्मूला क्या आ रहा है? √2 gm/r है, 2gr है और 8/3 पाई
रो जी आर स्क्वायर है। इन सब में मास ऑफ ऑब्जेक्ट अपीयर नहीं हो रहा है ना, तो एस्केप वेलोसिटी जो है वो प्लैनेट के ऊपर डिपेंडेंट है, ऑब्जेक्ट के ऊपर नहीं। लेकिन जो एनर्जी हम देंगे वो ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करती है, क्योंकि देखो जो एनर्जी आपको देनी है वो काइनेटिक एनर्जी देनी है ना, हाफ एम वी ई स्क्वायर। प्लैनेट के सरफेस पे इतनी हमने एनर्जी दी थी, ठीक है ना। तो जब आप इतनी एनर्जी देते हैं तो ये जो मास है ये किस पे डिपेंडेंट है, ऑब्जेक्ट पे, और ऑब्जेक्ट पे अगर ये चीज डिपेंड कर रही है तो काइनेटिक एनर्जी इज डिपेंडिंग ऑन दैट ऑब्जेक्ट। तो हम यही कह रहे हैं कि जिस ऑब्जेक्ट को फेंका जाएगा, चाहे आप 1 kg का स्टोन फेंक दीजिए या 100 किलो का हाथी फेंक दीजिए, दोनों केस में एस्केप वेलोसिटी तो दोनों के लिए सेम है कि उनको सेम रफ्तार से जाना पड़ेगा प्लैनेट से, लेकिन जो एनर्जी हमें देनी पड़ेगी ऑब्वियसली वो अलग अलग होगी। हाथी के लिए ज्यादा होगी क्योंकि उसका मास ज्यादा है ना। तो ये बात कही गई है सेकेंड पॉइंट में। थर्ड पॉइंट में ये बताया गया है कि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन के इंडिपेंडेंट होती है एस्केप वेलोसिटी। मतलब आप किसी भी इंक्लिनेशन, जैसे फॉर एग्जांपल आपने इसे हॉरिजॉन्टल लेवल मान लिया, इस हॉरिजॉन्टल लेवल के रिस्पेक्ट में आप कैसे भी प्रोजेक्ट कर दीजिए, वर्टिकली अपवर्ड कर दीजिए इस तरीके से या किसी एंगल पे, हर केस में एस्केप वेलोसिटी जो है वो सेम रहेगी, वो थीटा पे डिपेंड नहीं करती है, ठीक है। एस्केप वेलोसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, फॉर्मूले में भी नहीं आ रहा है तो तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फोर्थ पॉइंट जो है यहाँ पर, नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, ये अच्छा पॉइंट है जो समझने लायक है ना। अब ये समझना क्या है ये पॉइंट। ये पॉइंट कह रहा है कि अगर एक ऑब्जेक्ट को फेंका जाए एक ऐसी स्पीड से जो एस्केप वेलोसिटी से भी ज्यादा है ना। अभी तक तो एस्केप वेलोसिटी को हमने ये डिफाइन किया कि वो मिनिमम रफ्तार भेजी गई जिससे कि ऑब्जेक्ट एस्केप कर जाए इंफिनिटी के लिए, लेकिन अगर स्पीड एस्केप स्पीड से भी ज्यादा है तब वो इंफिनिटी पे जाके भी, इंफिनिटी मतलब प्लैनेट के इन्फ्लुएंस से जा चुका है वर्चुअली, वहां पर भी उसके पास कुछ ना कुछ रफ्तार रहेगी। और इंफिनिटी पे जाने का मतलब है कि जहां पर प्लैनेट का इन्फ्लुएंस खत्म हो गया उसके बाद वाली जगह को कह दिया गया इंटरस्टेलर स्पेस। उसे क्या नाम दिया गया है, इंटरस्टेलर स्पेस, जहां पर प्लैनेट का इन्फ्लुएंस खत्म हो गया। तो ऐसी जगह पे जो रफ्तार है वो कैसे आएगी, देखो सिंपल एनर्जी कंजर्वेशन। सरफेस पे एनर्जी कितनी थी जल्दी बोलो, -gm/r, ये तो था पोटेंशियल मल्टीप्लाइड बाय मास, ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी, प्लस जो आपने अब जो रफ्तार दी है वो है हाफ mv², वेयर v इज द स्पीड, जो अपन ने स्पीड दी है वो v है जो एस्केप रफ्तार से ज्यादा है, v की वैल्यू जो है वो ve से ज्यादा है। बराबर क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी पे जाएंगे तो वहां पर भी उसके पास कुछ ना कुछ एनर्जी होगी। अब पोटेंशियल तो जीरो होगी क्योंकि प्लैनेट का इन्फ्लुएंस खत्म हो चुका है, पोटेंशियल जीरो होगी क्योंकि प्लैनेट का इन्फ्लुएंस इज ओवर। काइनेटिक रह जाएगी, कुछ अमाउंट में काइनेटिक एनर्जी रह जाएगी विच इज हाफ mv²। तो इंटरस्टेलर में जो स्पीड है उसे मैंने v' से रिप्रेजेंट कर दिया है ना। तो m कैंसिल आउट हो जाएंगे, स्मॉल m विल कैंसिल आउट, और v' की वैल्यू हो जाएगी v² -2gm/r। आप देखिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है मैंने, है ना, थ्रू आउट इस इक्वेशन को। तो v' की जो वैल्यू है वो हो जाएगी v² माइनस, बच्चों √gm/r क्या होता है, एस्केप वेलोसिटी इज √2gm/r, है ना। तो अगर दोनों साइड स्क्वायर कर दूं तो ये क्या बन जाएगा, एस्केप वेलोसिटी का स्क्वायर। तो इंटरस्टेलर में जो स्पेस में जो रफ्तार होगी ऑब्जेक्ट की, वो होगी v' स्क्वायर इक्वल टू v² माइनस ve²। सो v' इज अंडर रूट ऑफ v² माइनस ve², है ना। ये रफ्तार हो जाएगी इंटरस्टेलर स्पेस में, इंपॉर्टेंट। अच्छा नेक्स्ट बात देखिए, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो थर्मल फिजिक्स से रिलेट करता है। A planet will have an atmosphere if the RMS velocity of molecules is less than the escape speed। अब देखिए प्लैनेट के सरफेस पे क्या है, गैस मॉलिक्यूल्स हैं। अगर गैस मॉलिक्यूल्स को अर्थ के अंदर अंदर ही रहना है, मतलब प्लैनेट के ऊपर ही रहना है, सरफेस पे ही रहना है, तो उनकी जो आरएमएस वेलोसिटी है, आरएमएस वेलोसिटी समझ रहे हैं, वी आरएमएस का फॉर्मूला याद है सभी को, बोलो क्या होता है, √3RT/m0। 3RT/m0। शाबाश, दैट इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 3RT/m0 भी कह सकते हो, दिस इज आरएमएस वैल्यू, या फिर आप अंडर रूट 3kT/m भी कह सकते हो, अंडर रूट में 3kT/m। तो गैस मॉलिक्यूल्स इस रफ्तार से घूम रहे होते हैं, दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ एवरेज, है ना।
तो इस रफ्तार से ये घूम रहे हैं गैस के मॉलिक्यूल्स। अगर इसकी वैल्यू एस्केप वेलोसिटी से ज्यादा हो जाए तो क्या होगा कि सरफेस पे मॉलिक्यूल्स तो हैं लेकिन उनकी रफ्तार इसकी एस्केप स्पीड से ही ज्यादा है, तो क्या होगा, इतनी तेज रफ्तार से वो जाएंगे तो एस्केप रफ्तार से ज्यादा स्पीड है तो क्या कर जाएंगे, एस्केप कर जाएंगे, हमेशा हमेशा के लिए चले जाएंगे। मतलब प्लैनेट की ग्रेविटेशनल फील्ड इतनी स्ट्रांग है ही नहीं कि उन गैस मॉलिक्यूल्स को गिवन टेम्परेचर पे प्लैनेट के सरफेस पे होल्ड कर ले। तो समझ गए ना, किसी भी प्लैनेट के एटमॉस्फेयर के होने की कंडीशन क्या होगी कि अगर वहां के आरएमएस वेलोसिटी जो है मॉलिक्यूल्स की वो एस्केप स्पीड से कम होनी चाहिए, वी आरएमएस की वैल्यू शुड बी लेस देन वी एस्केप, एस्केप स्पीड से कम होनी चाहिए, तब जाके वो रुका रहेगा। अगर वी आरएमएस की वैल्यू ज्यादा हो गई एस्केप से तो जो मॉलिक्यूल्स है वो एस्केप कर जाएंगे और वहां पर उस प्लैनेट पे कोई एटमॉस्फेयर नहीं बच पाएगा। ठीक है, अब जैसे उसके लिए एग्जाम्पल देखिए, देखो एग्जाम्पल क्या है कि फाइंड द मिनिमम रेडियस ऑफ अ प्लैनेट विच कैन डिटेन ऑक्सीजन इन इट्स एटमॉस्फेयर, कि भाई उसकी बताइए मिनिमम रेडियस उस प्लैनेट का कितना होना चाहिए कि उसके एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन रहे, एस्केप ना कर जाए। ठीक है, और क्या क्या चीजें दे रखी है उसके लिए, क्या क्या दे रखा है, एस्केप वेलोसिटी जो है, नहीं एस्केप छोड़ो, सरफेस का जो टेम्परेचर है वो कैपिटल टी है, डेंसिटी ऑफ द प्लैनेट रो है और मोलर मास जो है ऑक्सीजन का वो एम नॉट दे रखा है। बताओ क्या कर सकते हैं, क्या कंडीशन होती है कि वी आर एम एस की वैल्यू जो है वो क्या होनी चाहिए, वी एस्केप से छोटी होनी चाहिए, है ना, वो वी एस्केप से छोटी होनी चाहिए। चलो वी आर एम एस का फॉर्मूला बोलो, अंडर रूट 3 RT बाय एम नॉट शुड बी इक्वल्स टू एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला बोलो, एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला 2gm/r। डेंसिटी, नो, डेंसिटी की डेंसिटी वाला टर्म्स में, डेंसिटी की टर्म्स 8 में by 3 pi gr²। पाई रो जी इंटू आर स्क्वायर। अगर किसी को याद नहीं भी हो और केवल अंडर रूट 2gm/r याद हो तो कोई टेंशन की बात नहीं है, इस मास को ही डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम लिखेंगे तो ये चीज आ जाएगी। ठीक है, दोनों साइड रूट हटा लीजिए। एक सेकेंड, मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा रेडियस ऑफ प्लैनेट को छोटे आर से रिप्रेजेंट कर देते हैं, है ना। ऐसा क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर एक कैपिटल आर आ रहा है जो कि गैस कांस्टेंट है, ठीक है, उसको वहां पर है इसलिए मैंने लिख दिया। देखो रूट से रूट कैंसिल आउट हो जाता है, क्या बचेगा, 3 RT/m0 शुड बी लेस देन आपको बस आर के लिए सॉल्व करना है कि आर की वैल्यू इससे बड़ी होनी चाहिए, ठीक है ना, आर की वैल्यू इससे बड़ी होनी चाहिए तो मिनिमम वैल्यू जो है वो आपके पास आ जाएगी, दैट शुड बी द वैल्यू ऑफ आर। ठीक है, नोट कर लो, यहाँ से नोट करना था आपको, कर लीजिए। देखिए बच्चों, a rocket is launched normal to the surface of the earth away from the planet, sorry away from the sun along the line joining the sun and the earth। देखिए मान लीजिए कि ये तो था अपना सन, है ना, दिस इज द सन, और एक और अपन ने ले लिया यहाँ पर प्लैनेट अर्थ, ये अर्थ है, ठीक है, और एक लाइन है, लाइन जॉइनिंग द अर्थ एंड द सन, इस तरीके से, ठीक है ना। इस लाइन के अलोंग हमने क्या कर दिया है, इस लाइन के अलोंग पार्टिकल को सस्पेंड, मतलब एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया है अवे फ्रॉम द सन, सन की तरफ नहीं, सन से दूर, ऐसा लिखा हुआ है अवे फ्रॉम द सन, सन से दूर पे हमने क्या किया है, एक ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट कर दिया। सन का जो मास है दिस टाइम्स हेवियर देन द अर्थ, ठीक है, तो ऐसा कहूंगा कि मास ऑफ द सन इज 3 × 10⁵ टाइम्स मास ऑफ अर्थ एंड इज एट अ डिस्टेंस इतना टाइम्स लार्जर देन द रेडियस ऑफ अर्थ। तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है छोटा आर, उसे कितना ले लूंगा, छोटा आर इज 2.5 × 10⁴ टाइम्स आर ई, आर ई स्टैंड्स फॉर, या फिर आर ई कह देता हूँ, आर स्टैंड्स फॉर द रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है ना। तो ये दोनों जो सबस्क्रिप्ट्स हैं वो मैंने हटा दिए, इसका मास m है, इसका रेडियस r है, ठीक है, तो सन का जो मास है वो ms है और ये जो डिस्टेंस है वो छोटा r है, ठीक है, सब कुछ दे रखा है। escape velocity from the surface of from the gravitational field of the earth is this। अब एक बात और मैं यहाँ पर बता देता हूँ आपको एक्स्ट्रा जो आपको याद रखनी है, अगर आप अर्थ के केस में बात करते हैं, फॉर अर्थ,
अर्थ के केस में अगर हम ग्रेविटेशनल फील्ड, हम यहाँ पर देखो √2 GM/r ये फॉर्मूला होता है ना, या फिर √2 × आप छोटे g की वैल्यू जानते हैं 9.8, रेडियस जानते हैं अर्थ का 6400 किलोमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट कर दिया तो एस्केप वेलोसिटी रफली आ जाती है 11.2 kmph, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। इतनी तेज रफ्तार हो तब आप अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से क्या कर सकते हैं, एस्केप कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अब देखिए, चलो अब देखो क्या पूछ रखा है। अब ऐसा कह रखा है कि यहाँ से ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया है ना, तो ये m मास का प्रोजेक्ट जो है, जो ऑब्जेक्ट है ये एस्केप कर देना चाहिए। द मिनिमम इनिशियल वेलोसिटी रिक्वायर्ड फॉर द रॉकेट टू बी एबल टू लीव द अर्थ सन सिस्टम को छोड़ के चला जाए, तो सीधी सी बात है, मतलब इसकी फाइनल एनर्जी कितनी कर देनी है, 0, इन्फिनिटी पे जाके, है ना। तो बताओ इस पॉइंट पे इसके पास क्या क्या एनर्जी है, बताओ m मास के पास क्या क्या एनर्जी है इस ऑब्जेक्ट के पास, बोलो रॉकेट के पास क्या कौन कौन सी एनर्जी है। एक तो पोटेंशियल एनर्जी है अर्थ के कारण, और एक और पोटेंशियल एनर्जी है सन के कारण। दोनों के कारण इस पे कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी है, और हमने एक्स्ट्रा अपनी तरफ से काइनेटिक एनर्जी से दी है। तो पोटेंशियल एनर्जी है प्लस हमने काइनेटिक एनर्जी दी है, फाइनली इंफिनिटी पे जाके इसकी एनर्जी कितनी हो जाए, 0 हो जाए। तो बताओ अर्थ के कारण, मतलब अर्थ के सरफेस पे पोटेंशियल कितना, -gm/r, आप m से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू द अर्थ, ये अर्थ के कारण है। अच्छा सन के कारण भी कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी इस ऑब्जेक्ट पे, कितनी होगी, आइडियली स्पीकिंग हो जाएगी -gms अपॉन छोटा r छोटा प्लस r कैपिटल R होना चाहिए ना, सेंटर टू सेंटर दूरी। लेकिन आप देखिए कि छोटा r देखो r के बहुत कंपैरिजन नेगलेक्ट। में बहुत बड़ा है, छोटा r इज मच ग्रेटर देन कैपिटल R, तो मैं नीचे केवल r ही लिखूंगा, और मल्टीप्लाइड बाय ऑब्जेक्ट का मास प्लस कुछ काइनेटिक एनर्जी दे दी 12mve², एस्केप करने के लिए जो रफ्तार चाहिए वो ve हो गई। तो बस खत्म हो गया ना, सवाल ही खत्म हो गया। देखो m से m, सारे m तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, रॉकेट का मास अब है ही नहीं, तो यहाँ से आपको एस्केप वेलोसिटी का कैलकुलेशन करना है। अब कैलकुलेशन कैसे करोगे, कैलकुलेशन इन टर्म्स ऑफ अर्थ के, है ना। अब देखो 2 से मैं अगर पूरे में मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या बनेगा, उधर जाके बन जाएगा 2gm/r, ve² हो जाएगा ना, 2gm/r प्लस बोलो gms/ छोटा r। क्या सारी वैल्यूज आप जानते हैं, 2gm/r की वैल्यू जानते हो क्या, ये कितना होगा, ये कितना होगा, √2gm/r, एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, ये तो कितना है 11.2 kmph है। 11.2 प्लस प्लस अब आपको यहाँ पे इसके लिए सॉल्व करना पड़ेगा, g इंटू मास जो दे रखा है 2.5 इंटू 10, नहीं सॉरी आई गेस ये नहीं दे रखा है मास, मास कितना है 3 इंटू 10⁵, या फिर ऐसा करो, इसको ऐसे ही चलने दो, 2gm/r प्लस g इंटू 3 इंटू 10⁵m अपॉन छोटा r की वैल्यू कितनी थी 2.5 इंटू 10⁴, ठीक है, इंटू कैपिटल R। तो देखो ये बन जाएगा, देखो क्या बनेगा, ये gm/r तो अलग से कर दो, और ये हो जाएगा 10⁴ कट जाएगा ऊपर बटे, हाँ सर वहाँ भी 2 आएगा शायद मल्टीप्लाई में, यहाँ पर 2gms यस का यस स्मॉल यस, यहाँ पर 2 और आ जाएगा, तो ये इंटू सर 2 इसका है, आंसर तो 2 इंटू होता चला जाएगा, कितना आ रहा है ये 600/25। सॉल्व करना अब इसको, तो क्या है इसमें, क्या बताऊं मैं, सर कितना आ रहा है, आंसर क्या है? इसका यस सर यही आंसर है डी, बी आंसर है इसका, इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज बी ऑप्शन, बी इज द करेक्ट आंसर, यस यस। तो 42 किलोमीटर पर सेकंड आएगा ये जो आंसर है 42 किलोमीटर पर सेकंड आना चाहिए। सर इसमें वीई की वैल्यू कितनी दी थी? जी सर इसमें वीई की इनिशियल वैल्यू कितनी दी 11.2 थी? 11.2 kmph। सर हम अप्रोक्सीमेट करके 11 नहीं कर सकते सर।
देखो अगर आसपास ऑप्शंस हैं तो बिल्कुल कर सकते हो, जैसे ये देखो ये सारे ऑप्शंस दूर दूर है ना, तो बिल्कुल आप आराम से 11 करके कर लेना। एक मतलब अगर इनमें से चूज ही करना है हमें, तो अगर ऑप्शंस ज्यादा दूर दूर हैं तो कर सकते हो, एक बार 11 लेके आंसर देख लो और मैच कर लो। ठीक है, ये कितना आ रहा है? दिस इज 1 ज़ा, दिस इज 12 ज़ा, हाँ सर। है ना, 24 के करीब आ रहा है, ये चीज 24 आएगी, तो 24 प्लस 11.2, 24 आ रही है ये? नो सर, यार सर क्या करूं? 24 अंडर रूट 24 टाइम्स वो होगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये 2 से मल्टीप्लाई, और तो ठीक है, सॉल्व कर लेना, देख लो इसमें, है ना, जो भी आ रहा हो। मैंने यहाँ तक कैलकुलेशन कर दिया है, इसके बाद से तुम कर लेना यहाँ तक, इसके बाद यहाँ तक भी मैंने कर दिया। अब इसके बाद तुम्हें ये बात तो पता ही है, अंडर रूट 2 GM/R की जो वैल्यू है वो है 11.2। ठीक है, तो बस अब सब्स्टिट्यूट कर देना यहाँ पर, जहाँ पर भी रूट GM/R की वैल्यू को 11.2 लिख देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके आगे मैं छोड़ रहा हूँ आपके ऊपर, एस्केप वेलोसिटी के सॉल्व कर लेना। ठीक है, मेन बस ये स्टेटमेंट था कि ये स्टेटमेंट तुम्हें लिखना आना चाहिए कि एस्केप कराना है तो क्या करना है। ठीक है ना, टोटल एनर्जी 0 करनी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 भी कर लेते हैं। A bullet is fired vertically upwards with a velocity v from the surface of a spherical planet. ठीक है, एक बुलेट को वर्टिकली अपवर्ड फायर किया गया है विद अ वेलोसिटी v फ्रॉम द सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल प्लैनेट। ठीक है, when it reaches the maximum height, its acceleration due to planet's gravity is 1/4 of its value at the surface of the planet. So you have to find if the escape velocity is this, then the value of n is. क्या समझे इसका मतलब? डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, एक प्लैनेट था, प्लैनेट के सरफेस पे, प्लैनेट के सरफेस पे यहाँ पर आपने v से इसको ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया है। ठीक है, जब ये अपनी मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा, है ना, जब ये मैक्सिमम हाइट में कह देता हूँ कि अर्थ के सरफेस में इसके रिस्पेक्ट में, इस प्लैनेट के रिस्पेक्ट में ये h हाइट तक पहुंच गया। ठीक है, इसका रेडियस कुछ ना कुछ r तो रहा ही होगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। When it reaches the maximum height, जब ये मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाता है ना, ये कह रहा है कि यहाँ का जो g डैश है वो 1/4 हो जाता है एज कंपेयर टू g। g क्या है? ऑन द सरफेस, सरफेस पे g था और किसी हाइट पे जाके जो g डैश है उसकी वैल्यू हो गई 1/4 ऑफ g। तो क्या कोई बता सकता है कि कितनी हाइट पे ऐसा हुआ होगा बच्चों? g डैश की वैल्यू याद है क्या? g इंटू आर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर, वेरिएशन विथ हाइट, हाइट के साथ g का वेरिएशन कैसा होता है? तो g डैश की वैल्यू है g/4 बराबर g टाइम्स r अपॉन r प्लस एच का होल स्क्वायर। देखो g से g कैंसिल आउट हो जाएगा, r अपॉन r प्लस एच की वैल्यू हो जाएगी कितनी? 1/2। तो r 2r प्लस 2, या फिर सिंपल सा r प्लस एच की वैल्यू जो है वो 2r हो गई, तो r h की वैल्यू किसके बराबर हो गई? r के बराबर। तो ये जो पहुंचा है वो कितने हाइट के बराबर पहुंचा है? r हाइट के बराबर पहुंच गया। ठीक है, तो अब इसमें बात समझनी है कि इफ द एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द प्लैनेट इज इतना, देन द वैल्यू ऑफ n इज। देखो ये अपनी मैक्सिमम हाइट तक पहुंचता है, मतलब इस पॉइंट पे आके रफ्तार कितनी हो गई? जल्दी बोलो, मैक्सिमम हाइट पे आने का मतलब है कि रफ्तार कितनी हो गई? 0। ठीक है ना, एट मैक्सिमम हाइट वेलोसिटी 0 हो गई। तो क्या हम वर्क एनर्जी कंजर्वेशन कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, सरफेस पे और इस हाईएस्ट पॉइंट पे, सरफेस पे और हाईएस्ट पॉइंट पे। बताओ, काइनेटिक एनर्जी खत्म होती रही, तो क्यों खत्म होती रही? उसके एवज में क्या चीज बढ़ती चली गई? पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का लॉस हो गया, पोटेंशियल एनर्जी में गेन हो गया। चलिए बताइए, सरफेस पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी? माइनस का GM/R मल्टीप्लाइड बाय मास। ये तो हो गया क्या? पोटेंशियल एनर्जी एट द सरफेस, प्लस कुछ काइनेटिक एनर्जी दी थी हाफ mv², वो किसके बराबर हो गई? हाईएस्ट पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी तो 0 हो गई, क्या पोटेंशियल 0 हो गई? क्या नहीं हुई। कितनी हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी? मास मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल। बताओ, सॉलिड स्फीयर से सेंटर से 2r की दूरी पे पोटेंशियल कैसे लिखते हैं? -gm। आउटसाइड पॉइंट के लिए इट बिहेव्स लाइक अ पॉइंट मास,
है ना। आउटसाइड पॉइंट के लिए स्फीयर किसकी तरह बिहेव करेगा, पॉइंट मास की तरह, कितना -gm/2r लिखना पड़ेगा। क्या एनर्जी लिखना समझ में आया है। पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखा, मास मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल। अगर एक स्फीयर को बाहर के पॉइंट से देखोगे तो किस तरीके से बिहेव करेगा, पॉइंट मास की तरह बिहेव करेगा ना, कितनी दूरी पे, 2r की दूरी पे। ठीक है, हो गया। तो यहाँ से देखो क्या क्या चीजें कैंसिल आउट होती है, m और m कैंसिल्स आउट। बोलो आगे क्या लिखना चाहिए, v²/2 इज इक्वल्स टू gm/r माइनस gm/2r। दिस इज gm/2r। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो v की वैल्यू कितनी है, √gm/r। ये वैल्यू है भाई। अब इसमें आगे सवाल देखो क्या पूछा है, इसने कह रखा है अगर एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू v√n है तो n की वैल्यू बताओ। बोलो एस्केप वेलोसिटी किसके बराबर होता है, एस्केप वेलोसिटी होता है √2gm/r। ये कह रहा है दिस इज √n टाइम्स, इट इज √n टाइम्स v। तो v की वैल्यू √gm/r है, सब कैंसिल आउट करोगे तो n की वैल्यू कितनी आ रही है, इट इज 2। n की वैल्यू कितनी आ गई, 2। n रूट में है बच्चा, n रूट में है, इसलिए n की वैल्यू 2 ही रहेगी, है ना, 4 नहीं होगी। गॉट इट। इससे पहले वाला सवाल लिख चुके थे क्या, ये हो गया था। रुक तो एप्पल के लैपटॉप बुलेट प्रूफ होते हैं, बस ये सुन लेने दो 1 मिनट रुक जाइए। प्लीज। एक वक्त चला है यार। ये हो गया, यस सर। ओके। इसके नीचे वाला लिख लो अब, ये वाला, ये भी एक्सरसाइज 4 मॉड्यूल का क्वेश्चन नंबर 13। है ना, डी वाला तो सही है भाई, अपन एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे तो मास द एनर्जी ऑफ मास m रिमेन्स कांस्टेंट। अब हमें क्या करना है, देखो द मिनिमम वेलोसिटी टू द मास ऑफ द मास m टू एस्केप द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द टू बॉडीज इज, तो ये बताना है। तो मतलब ए बी और सी में से एक ही ऑप्शन सही होगा। दो बॉडीज हैं, यहाँ पर एक कैपिटल M मास दे रखा है, यहाँ पर भी कैपिटल M दे रखा है, और इनके बीच का जो सेपरेशन है दैट इज 2l। इनके बीच का जो सेपरेशन है वो 2l है। और क्या रखा है, मिड पॉइंट से, देखिए यहाँ पर क्या कह रखा है, एक पार्टिकल है जिसका मास स्मॉल m है, प्रोजेक्टेड फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन जॉइनिंग द सेंटर परपेंडिकुलर टू द लाइन। तो इस लाइन के परपेंडिकुलर इस तरीके से यहाँ पर मिड पॉइंट पे एक मास m रखा हुआ है, उसे एस्केप कराना है। ठीक है ना, उसे एस्केप कराना है, तो यहाँ पर कुछ एस्केप वेलोसिटी वी दे दी होगी। तो कोई बता सकता है क्या कि चलो बताओ इस पॉइंट पे किसके कारण, इसके कारण कुछ एनर्जी आएगी, इसके कारण कुछ एनर्जी आएगी, पोटेंशियल वाली। तो बोलो पोटेंशियल एनर्जी कितनी, -gmm/ दूरी l हो गई भाई, ये सेपरेशन कितना हो गया, l। इसी तरीके से इस दूसरे वाले के साथ भी सेपरेशन l है, तो पोटेंशियल एनर्जी -gmm/l। और कुछ काइनेटिक एनर्जी आपने दे दी 12mve²। इन तीनों का सम कितना हो जाए, 0 हो जाए, तभी जाके इन्फिनिटी पे एस्केप कर जाएगा, है ना। काइनेटिक एनर्जी आपने कुछ दे दी, तो एस्केप वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, क्या आ रही है, 2 टाइम्स, 2 बाहर आ जाएगा आई गेस। तो 2 बाहर आ जाने का मतलब है बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, बी सही हो जाएगा, बी और डी करेक्ट हो जाएंगे। √2 टाइम्स मतलब 2 2 जा 4 हो जाएगा, ये बाहर आ जाएगा, तो √2gm/l, 2√gm/l इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बहुत आसान था, 1 लाइन आंसर, एडवांस का सवाल था। ठीक है, बस क्वेश्चन नंबर डाल लीजिए, क्वेश्चन नंबर 11 है और 1 लाइन का आंसर, बस खत्म है, इसमें क्या बताऊं। आगे बढ़ूं,
चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। चलो ये ट्राई करो, सेम एक्सरसाइज 4। देखिए स्टार्ट करते हैं। द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन द सरफेस ऑफ प्लैनेट, एक प्लैनेट है ना, √6/11 g। g is the gravitational acceleration on the surface of earth. The average mass density of the planet is 2 by 3 times that of the earth. If the escape speed on the surface of the earth is taken to be 11 km/s, then the escape speed on the surface of the planet is। देखो एस्केप स्पीड को कंपेयर करना है तो, और डेंसिटी दे रखी है, बताइए क्या कर सकते हैं। डेंसिटी से रेडियस चेंज होगा। वही तो बात है, पता नहीं क्या चीज चेंज हो रही है। देखो जी की वैल्यू जो होती है वो जी की जो वैल्यू है दैट इज g m/r²। ठीक है, g/r², मास को लिख सकता हूँ डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। ठीक है ना, डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। तो देखो मेरे हिसाब से यहाँ r² से ही कट जाएगा तो बचेगा 4/3 पाई रो जी आर स्क्वायर, 4/3 पाई रो जी आर स्क्वायर। यहाँ देख सकते हो जी की वैल्यू रो और आर स्क्वायर के, नहीं आर स्क्वायर है, यहाँ आर रह जाएगा केवल, यहाँ ऊपर केवल आर रह जाएगा, है ना। जी और आर के प्रोपोर्शनल हो गया, प्रोडक्ट के। तो एक बात बताइए, देखो जी का आपके पास जो है रेशियो है और आपके पास डेंसिटी का भी रेशियो है ना। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ जी ऑन द प्लैनेट अपॉन जी ऑन अर्थ बराबर रो ऑफ प्लैनेट आर ऑफ प्लैनेट रो ऑफ अर्थ रेडियस ऑफ अर्थ। प्लैनेट का जी कितना है, √6g/11 और अर्थ का जी है ही है, इक्वल्स टू डेंसिटी का रेशियो बताओ बच्चों। प्लैनेट की डेंसिटी 2/3 टाइम्स है, तो 2/3 टाइम्स रो ऑफ अर्थ अपॉन में रो कर दूंगा इनटू रेडियस ऑफ प्लैनेट अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ। देखो रो से रो कैंसिल आउट हो गया, जी से जी भी कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या मेरे हिसाब से प्लैनेट का रेडियस और अर्थ के रेडियस का जो रेशियो बच गया वो बचा 3√6/22, है ना। ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अब मुझे एस्केप वेलोसिटी कंपेयर करनी है, तो एस्केप वेलोसिटी जो है आप जानते हैं कितना होता है, √8/3 पाई रो जी आर स्क्वायर। तो एस्केप वेलोसिटी प्रोपोर्शनल होती है √ऑफ डेंसिटी इनटू रेडियस के स्क्वायर के, है ना। तो मैं प्लैनेट के सरफेस पे वीपी लिख देता हूँ, अर्थ के लिए वीई लिख देता हूँ, दैट इज इक्वल्स टू रो ऑफ प्लैनेट रो ऑफ अर्थ आर ऑफ प्लैनेट का स्क्वायर रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। या फिर मैं इन्हें बाहर ही ले लेता हूँ भाई, स्क्वायर रूट के बाहर ले लो भाई, रूट के बाहर ही ले लेता हूँ। √2gr वाले से लगा सकते हैं। हाँ हाँ, √2gr से लगा लो, कोई √2gr बात नहीं, वाले। यस √2gr से लगा लो, एक ही बात है। लेकिन भाई दो इक्वेशंस तो बनेंगी बनेंगी, है ना, दो को तो आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब मैं वेलोसिटी ऑन प्लैनेट नहीं पता मुझे, और अर्थ के सरफेस के लिए देखिए क्या दे रखा है, टेकिंग द एस्केप स्पीड टू बी 11, आप इसको 11 लेंगे बराबर ये हो जाएगा √2/3, और रेडियस ऑफ प्लैनेट और रेडियस ऑफ अर्थ का रेशियो देखो ये निकाला था 3√6/22, 3√6/22, है ना। तो बताओ क्या क्या चीज कैंसिल आउट होती हुई दिख रही है, बताओ बताओ क्या क्या कैंसिल VP3 आउट हो आ रहा है। गया, √2 और √3 खाली आ 3 गया, बन जाएगा। यहाँ 3 हो गया, इसको हाँ √3 इंटू √2 लिख लो, अपॉन में 22 हो गया, ये VP अपॉन 11 हो गया, है ना। देखो √2 इंटू √2 2 हो जाएगा, जो कि यहाँ बन जाएगा 11, 11 से 11 कैंसिल आउट हो जाएगा, √3 से √3 कट गया, तो VP जो है वो हो जाएगा 3 किलोमीटर पर सेकेंड। तो आंसर इज 3, है ना। आपको जो आंसर इनके किलोमीटर पर सेकेंड जो आंसर है वो 3 हो जाएगा। ठीक है, एडवांस का सवाल था, गुड क्वेश्चन।
ओके सर वैसे हमें कैसे पता चला मास पे डिपेंडेंसी नहीं हो रही? तो है ना डिपेंडेंसी, छोटा जी तो डिपेंड कर ही रहा है मास पे, लेकिन मैंने मास वाला फैक्टर हटा दिया, डेंसिटी की टर्म्स में ले आया। हाँ वही पूछ रहा हूँ क्यों। क्यों लाया? क्योंकि जब मैं यहाँ हाँ देखो, पहले अगर मैं एस्केप स्पीड का फॉर्मूला लगाऊंगा ना, सपोज ये मैंने लगाया, ठीक है, तो इसमें मुझे रेडियस अच्छा, का डिपेंडेंसी नहीं थी, तो वो कैलकुलेट करने के लिए फिर मैं छोटे जी पे जाऊंगा, है ना, और छोटे जी में भी फिर मेरे पास मास नहीं है, तो तो मास को रिप्लेस कर दिया इन वहाँ पे टर्म्स भी ऑफ रेडियस ही डेंसिटी। चाहिए। हाँ हाँ, इसलिए मैंने पहले ऐसा कर दिया। ओके सर। ओके, इज इट डन? में हल्का सा करेगा। कैसा कर लीजिए। हो गया, ठीक। पूरा हो गया सबका? अब इनफैक्ट आप सारे ही क्वेश्चंस कर सकते हो मॉड्यूल के, ऑलमोस्ट काफी क्वेश्चंस अब आप कर सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए लेट्स सी नाउ, नेक्स्ट टॉपिक डाल दीजिए सैटेलाइट मोशन। पुट आउट द नेक्स्ट टॉपिक सैटेलाइट मोशन। देखिए मान लीजिए आपके पास कोई एक प्लैनेट था, ठीक है, लेट अस से द प्लैनेट इज ऑफ मास m, इसका मास m है और रेडियस जो है वो कैपिटल R है, ठीक है। इसके अराउंड एक ऑर्बिट है, इसके अराउंड एक ऑर्बिट है, सर्कुलर ऑर्बिट है, जिसमें एक प्लैनेट घूम रहा है, ठीक है, देयर इज अ प्लैनेट। प्लैनेट का मास छोटा m दे दिया मैंने, ये वाला जो दूरी है वो तो r है, रेडियस के बराबर है, और इट इज रिवॉल्विंग एट एन एल्टीट्यूड h। रिमेंबर द टर्म h यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है एल्टीट्यूड को, ठीक है ना, कितनी हाइट पे जो है अर्थ के सरफेस के, प्लैनेट के सरफेस के रेस्पेक्ट में, प्लैनेट के सरफेस के रेस्पेक्ट में एच स्पेसिफाई होता है, ठीक है, सच दैट सेंटर ऑफ प्लैनेट और सैटेलाइट के बीच की दूरी को छोटा आर कहा गया। तो छोटा आर इज एक्चुअली व्हाट, कैपिटल आर प्लस एच, कैपिटल आर प्लस एच। अब देखो जब भी कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ में घूम रहा है तो आप जानते हो कि उसको क्या चाहिए होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। वो सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से आएगा इस केस में, कोई ना कोई सोर्स होता है ना, खुद से कोई फोर्स तो है नहीं, कोई ना कोई देता है सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड्स द रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड फॉर सर्कुलर मोशन। ग्रेविटेशनल फोर्स इन दोनों के बीच में होगा Gam अपॉन आर स्क्वायर बराबर, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या लिखूंगा, सेंट्रीपिटल फोर्स पार्टिकल के ऊपर mv स्क्वायर बाई आर, वेयर v यहाँ पर v नॉट लिखा जाएगा, v नॉट स्टैंड्स फॉर ऑर्बिटल वेलोसिटी। v नॉट क्या होता है, ऑर्बिटल वेलोसिटी, जो ऑर्बिट में रफ्तार है, भाई ऑर्बिट में, सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है तो उसकी जो पर्टिकुलर रफ्तार होगी उसे हम ऑर्बिटल वेलोसिटी कहेंगे। देखिए r से r कैंसिल आउट हो जाएगा, m से m कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ऑर्बिटल वेलोसिटी की जो वैल्यू है वो हो जाएगी अंडर रूट में gm बाय r, इसके बराबर हो जाएगी अंडर रूट में gm बाय r। दिस इज द वैल्यू ऑफ ऑर्बिटल वेलोसिटी, ठीक है। ये होता है हमारा ऑर्बिटल वेलोसिटी जिसके साथ वो घूम रहा है। मैं टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन भी कैलकुलेट करना चाहूंगा। टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन, बताइए टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन कैसे निकाला जाए।
टोटल चक्रा चल लिया 2 पाई आर, कितनी वेलोसिटी से, v नॉट से, है ना। तो बस आ गया आंसर, दिस इज 2 पाई आर, सॉरी दिस इज 2 पाई आर अपॉन वी नॉट की वैल्यू लिख लेता हूँ अंडर रूट जी एम बाई आर। आर को ऊपर ले जाएंगे तो टाइम पीरियड कितना आ जाएगा, 2 पाई अंडर रूट ऑफ आर क्यूब डिवाइडेड बाई जी एम, 2 पाई अंडर रूट ऑफ आर क्यूब डिवाइडेड बाई जी एम, सच दैट आप ऐसा भी कह सकते हो टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, टी स्क्वायर जो है वो आर क्यूब के प्रोपोर्शनल है। व्हाट इज दिस नोन एज, टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, पढ़ा हुआ है तुमने पहले, केपलर्स लॉ बोलते हैं इसे, केपलर्स लॉ, है ना, ये केपलर्स लॉ है। इनफैक्ट आप टाइम पीरियड को और अच्छे से सजा के रखना चाहें तो यूं लिखिए 2 पाई अंडर रूट ऑफ आर प्लस एच का होल क्यूब डिवाइडेड बाय जीएम, है ना। कोई चाहे तो जीएम को छोटा जी इंटू आर स्क्वायर भी सब्स्टिट्यूट कर सकता है ना, कैपिटल जी छोटा जी इंटू आर स्क्वायर भी सब्स्टिट्यूट कर सकता है, बट दिस इज द एक्चुअल फॉर्मूला फॉर टाइम पीरियड, ठीक है। चलिए ऑर्बिटल मोशन में ये 2 पॉइंट्स लिख लीजिए, बाकी पॉइंट्स अपन बाद में डिस्कस करेंगे।